नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल एनवीरा एजुकेशन पर। और मैं संपत लेड आपके सामने जो है राजस्थान पटवार भर्ती परीक्षा 2021 के लिए जो है इंडिया जीके के अंतर्गत जो है आज आपके सामने महाजनपदकालीन भारत और मगध साम्राज्य के बारे में जो है डिस्कस करने वाला हूं साथियों। वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है क्योंकि इसके अंदर जो है बहुत ही ज्यादा है महत्वपूर्ण और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो डिस्कस करेंगे साथियों। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साइड में दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि जैसे ही मेरी नई वीडियो इसके चैनल के ऊपर अपलोड हो तो आपके पास सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। साथ ही शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। तो देखिए, प्रारंभ के अंदर जो लोग थे वो कबीले के अंदर रहते थे। क्या कहां पर रहते थे? कबीले के अंदर, ठीक है। और कबीला द्वारा जो निवासी क्षेत्र था, ठीक है, जो निवासी यानी जो आपके एरिया था जहां पर वो रहते थे, तो उस एरिया को वो जो है आपके जनपद कहते थे। क्या कहते थे? जनपद, ठीक है। जन यानी लोग, पद यानी वहां का जो निवास स्थान, ठीक है। उसके बाद है कि आप और कई जनपदों से जो है महाजनपदों का निर्माण हुआ था। छोटे छोटे जो जनपद है उनसे मिलाकर जो है एक महाजनपदों का जो है निर्माण किया गया था साथियों। और अब तक के जो टोटल महाजनपद हैं उनकी संख्या टोटल है आपके 16, ठीक है। महाजनपदों की कुल संख्या आपकी कितनी है? 16, जिसकी सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी? बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अंगुत्तर निकाय से जो मिलती है इसकी, ठीक है। इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है इन महाजनपदों के बारे में? तो ये जानकारी जो है हमारे बौद्ध ग्रंथ है उनके अनुसार जो है अंगुत्तर निकाय में से इनकी जो है जानकारी मिलती है साथियों। चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हम जो महाजनपद है, कौन कौन से साम्राज्य है, उनकी राजधानी क्या है और उनका क्षेत्र कौन सा है, यानी कौन कौन सा क्षेत्र है जो वो निवासी था। चलिए, तो पहला सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अंग, ठीक है। अंग महाजनपद। तो देखो, अंग महाजनपद के अंदर देखिए आप इसकी राजधानी कौन सी है अगर आपको पूछा जाए, चंपा या चंपापुरी, ठीक है। कोई बुक्स के अंदर आपको चंपा लिखा हुआ मिलेगा और कहीं पर जो है आपको अगर गूगल के ऊपर आप विकिपीडिया के थ्रू देखेंगे तो वहां पे आपको चंपापुरी लिखा हुआ मिलेगा। अब ये तो राजधानी था, अब इसका एरिया कौन सा जिसको हम महाजनपद का अंग महाजनपद कहते थे? तो देखिए, बिहार के मुंगेर और भागलपुर का क्षेत्र क्या कहलाता था आपके साथियों? अंग महाजनपद, ठीक है। दूसरा देखिए आप मगध, ठीक है। मगध साम्राज्य के अंदर देखिए आप पाटलिपुत्र जो थी इसकी जो है राजधानी थी किसकी? मगध की। अब इसका एरिया कौन सा था? तो देखो, बिहार के गया और पटना का जो क्षेत्र था वो आपके मगध साम्राज्य था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप काशी। तो देखिए काशी की राजधानी कौन सी है साथियों? वाराणसी। कौन सी? वाराणसी। अब देखिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी और आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता था आपके? काशी। उत्तर प्रदेश के जो वाराणसी और आसपास का जो क्षेत्र था वो आपके काशी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट देखिए आप कौशल। तो कौशल की राजधानी है आपकी श्रावस्ती। कौन सी है राजधानी? श्रावस्ती, ठीक है। उत्तर प्रदेश के अवध और अयोध्या फैजाबाद का जो क्षेत्र था वो आपके क्या कहलाता था साथियों? कौशल। नेक्स्ट अब देखिए वजी महाजनपद के बारे में देखिए आप वैशाली, ठीक है। इसकी राजधानी कौन सी है? वैशाली। अब देखिए गंगा नदी के उत्तर के नेपाल की पहाड़ियां और बिहार में वैशाली का जो क्षेत्र था वो आपके क्या कहलाता था? वजी कहलाता था साथियों। नेक्स्ट अब देखिए छठा मल। तो देखिए मल का जो आपके राजधानी है वो है आपके कुशीनारा और पावा। दोनों अलग अलग है साथियों, याद रखना, कुशीनारा और पावा, ठीक है। कुशीनारा और पावा से पावापुरी, ठीक है। तो देखिए पटना के पास जो है कुशीनगर। अब ध्यान से देखना ये कौन सा क्षेत्र इसके अंदर आता है? तो देखिए पटना के पास जो है कुशीनगर और पावापुरी का क्षेत्र तथा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और देवरिया जिला जो है आपका क्या कहलाता था साथियों? मल महाजनपद या महासाम्राज्य जो है आप मान सकते हैं। नेक्स्ट आप देखिए चेदी। तो चेदी का आपके राजधानी है आपकी शक्तिमती और इसके अंदर जो एरिया था वो था आपके यमुना किनारे, बुंदेलखंड व झांसी का क्षेत्र। यमुना के किनारे बुंदेलखंड और झांसी का जो क्षेत्र था वो था आपके चेदी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप वत्स। तो वत्स का जो राजधानी है, कैपिटल है, वो है आपके कौशाम्बी। कौन सा है? कौशाम्बी। अब देखिए इसका एरिया कौन कौन सा माना जाता है? तो देखो इसका एरिया है आपके उत्तर प्रदेश में जो है इलाहाबाद का क्षेत्र जो है वो है आपके वत्स का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप कुरु। तो कुरु का जो कैपिटल है, कुरु की राजधानी जो है वो है आपके इंद्रप्रस्थ। अब देखिए इसके अंदर क्षेत्र कौन कौन सा आता है? दिल्ली, मेरठ और गाजियाबाद का जो क्षेत्र है वो किसके अंतर्गत आता है? कुरु के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखिए आप 10वां पांचाल। तो पांचाल की जो राजधानी है वो है आपके अहिछत्रपुर और इसके अंदर जो एरिया कौन कौन सा था वो है आपके गंगा यमुना के मध्य में रुहेलखंड, रायपुर, बरेली, बदायूं व फरुखाबाद का पीले जिले। ये किसके अंडर आते थे? आपके पांचाल के अंतर्गत। नेक्स्ट देख लो रे 11वां है आपके मत्स्य। तो देखिए मत्स्य की जो राजधानी है वो है आपके विराटनगर। कौन सी है? विराटनगर। अब देखिए
मत्स्य हम जो किस क्षेत्र को कहते थे, तो देखो जयपुर, भरतपुर, अलवर, ये इनका जो क्षेत्र है वो आपके आता था किसके अंदर, मत्स्य के अंतर्गत। नेक्स्ट देखिए आप सूरसेन, तो देखिए सूरसेन के अंदर कौन कौन से आते थे, तो देखो इसकी पहली कैपिटल देख लीजिए आप, मथुरा। उसके बाद देखिए आप उत्तर प्रदेश के मथुरा, वृंदावन व आसपास का जो क्षेत्र था वो आपके था सूरसेन। क्या था साथियों, सूरसेन। नेक्स्ट देख लो अश्मक, अश्मक की राजधानी पोतन। अब देखिए दक्षिण में गोदावरी नदी के तट पर फैला दोनों ओर का क्षेत्र क्या था साथियों, दक्षिण में गोदावरी नदी के तट पर फैला हुआ दोनों ओर का क्षेत्र क्या था, अश्मक। नेक्स्ट देख लो अवंती, अवंती का राजधानी उज्जैनी या महिष्मति, उज्जैनी या महिष्मति। अब देखिए ये इसका एरिया कौन कौन सा था इसके अंदर, तो देखिए आप मध्य प्रदेश के उज्जैन एवं नर्मदा घाटी का जो क्षेत्र था वो आपके अवंती के अंदर आता था। नेक्स्ट देखिए आप कंबोज, कंबोज की राजधानी राजपुर, ठीक है, और इसके अंडर एरिया जयपुर सॉरी जम्मू कश्मीर, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो क्षेत्र था वो किसके अंडर आता था, आपके कंबोज के अंडर आता था। नेक्स्ट देख लो गांधार, 16वां लास्ट आपके बचा है जो महाजनपद वो है आपके गांधार। इसकी राजधानी है आपके तक्षशिला, और ये जो है आपके पूर्वी अफगानिस्तान जिसमें कश्मीर घाटी का कश्मीर घाटी व तक्षशिला का जो है क्षेत्र भी सम्मिलित किया जाता है। ये जो है आपके एरिया, और यहाँ पर जो है इनकी राजधानी हमने डिस्कस की है साथियों। अगर इसके अंदर आपको कोई प्रकार की कोई त्रुटि लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और ये नोट्स आपके अच्छे लग रहे हैं तो भी आप जो है इसको कमेंट करके इसका लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। अब हम देखते हैं कि इन महाजनपदों के अंदर जो है शासन व्यवस्था कैसी थी। ये जो महाजनपद थे आपके, इनके अंदर जो शासन व्यवस्था कैसी थी, जो शासन थी उनके जो शासन व्यवस्था थी वो किस प्रकार मैनेज की जाती थी, ठीक है। तो उसके अंदर देखो पहला ये जो शासन व्यवस्था है पहले तो ये देख लीजिए साथियों, ये जो है आपके दो प्रकार की थी। कौन कौन सी, राजतंत्र और गणतंत्र, ठीक है। राजतंत्र के अंदर क्या होता था कि इसके अंतर्गत शासन की संपूर्ण शक्ति एक ही व्यक्ति या राजा के हाथ में होती थी, ठीक है। जो शासन की जो संपूर्ण जो शासन करता है उसकी संपूर्ण जो शक्ति थी वो एक ही व्यक्ति यानी राजा मान सकते हो उसके हाथ में होती थी, ठीक है। राजा जो है वंशानुगत होता था, ठीक है, जो राजा बनता था वो वंशानुगत होता था। इसके बाद जो उसका जो बेटा होता था वो उसका बेटा, फिर आगे से आगे जो पीढ़ी आती रहती थी वो वंशानुगत जो है यहाँ पर शासन व्यवस्था थी इसके अंदर थी। 4 महाजनपद कौन कौन से आपके, कौशल, वत्स, अवंती और मगध, ठीक है। कौशल, वत्स, अवंती और मगध महाजनपद जो 4 महाजनपद है में उस समय सर्वाधिक शक्तिशाली राजतंत्र थे। उस टाइम हम जो है कौशल, वत्स, अवंती और मगध के समय जो है बहुत ही शक्तिशाली जो है आपके राजतंत्र थे, ठीक है। अब देखिए राजतंत्र के अंतर्गत जो है राजा, मंत्री परिषद, सेना व पुलिस, न्याय तथा कर एवं आय व्यय, ठीक है। न्याय तथा कर एवं न्याय जो है आपके आय और वे जो है व्यवस्था वहां पर प्रयुक्त होती थी, उस टाइम जो है प्रयुक्त होती थी, प्रयोग होती थी। दूसरा देखिए गणतंत्र। अब गणतंत्र में क्या है, तो देख इसके अंतर्गत प्रशासन निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा चलाया जाता था। जो निर्वाचित यानी जो प्रतिनिधि चुने जाते थे उसके द्वारा जो है वो प्रशासन चलाया जाता था। अब देखिए 6ठी शताब्दी ईसी पूर्व में जो है आपके बुद्ध काल में निम्नलिखित गणराज्य थे। उस समय बुद्ध काल में जो है आपके कौन कौन से गणराज्य थे, तो देखो कपिल वस्तु के शाक्य पहला गणराज्य। दूसरा सुसुमारगिरी के बाग, ठीक है, सुसुमारगिरी के बाग। तीसरा है आपके अल्लकप के बुली। चौथा है आपके केशपुत के कलाम। पांचवा है आपके रामग्राम के जो है आपके कोलिय। और छठा है आपके कुशीनारा के मल्ल। सातवां है आपके पावा के मल्ल। आठवां है आपके पीपलीवन के मौर्य। और नवा है आपके वैशाली के लिच्छवी। और 10वां है आपके मिथिला के विदेह। ये जो है 10 गणतंत्र थे आपके किसके अंडर, बुद्ध काल के अंदर, ठीक है, जो कि 6ठी शताब्दी के जो है माना जाता है साथियों। और इसके अंदर जो निर्वाचित जो प्रतिनिधि थे वही आपके जो है प्रशासन को चलाते थे साथियों। अगर यहां तक आपको समझ में आ चुका है पॉइंट, तो एक बार इस चीज का जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप जब भी रिपीटेशन करें तो ये नोट्स निकाल के आप जरूर पढ़ सके। और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में जो है प्रोवाइड कर दूंगा। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं साथियों। तो साथियों देखिए नेक्स्ट पॉइंट अपने पास आ रहा है मगध साम्राज्य का उदय। तो अब मगध साम्राज्य का जो उदय है वहां से जो हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो देखिए बौद्ध व जैन साहित्य के आधार पर जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है प्राय आरंभिक राज्यों में
नगरों कोमा लोहे का प्रयोग जो है सिक्कों के विकास व बौद्ध व जैन सहित विभाग विचारधाराओं का विकास हुआ था। यानी इन चीजों का जो है विकास हुआ था किस साम्राज्य के उदय के अंदर, मगध साम्राज्य के उदय के अंदर। ठीक है, अब देखिए गंगा व यमुना नदी के तट पर मुख्यतः इंद्रप्रस्थ, देखो ये जो मेंटल लाइन करा, इंद्रप्रस्थ हो गया, आपके हस्तिनापुर हो गया, कौशाम्बी हो गया तथा बनारस आदि नगरों का जो है विकास हुआ था। ठीक है, ये जो नगर थे इनका जो है आपके उस समय जो है आपके विकास हुआ था। कौन कौन से नगर है ये आपके यमुना और गंगा नदी के तट पर है, ये कौन कौन से, इंद्रप्रस्थ हो गया, हस्तिनापुर हो गया, कौशाम्बी और बनारस, ये जो है इन नगरों का जो है विकास आपके उस मगध साम्राज्य के अंतर्गत हुआ था। अब देखिए आप मगध महाजनपद अपनी भौगोलिक परिस्थितियों, राजनीतिक सामरिक दृष्टि के कारण शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में जो है भारत के मानचित्र पर जो है उभरा था। यानी ये इस रीजन की वजह से जो है वो भारत के मानचित्र पर जो है अपनी एक अनोखी उसने जो है पहचान बनाई थी। ठीक है, मगध के जो है उत्थान में अजातशत्रु का जो है विशेष योगदान रहा है। किसका? अजातशत्रु का जो है विशेष योगदान रहा है, जिसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए मगध साम्राज्य के प्रमुख शासक कौन कौन से थे, तो देखिए हर्यक वंश जो था उसके बिंबिसार और अजातशत्रु, दूसरा है आपके शिशुनाग वंश जिसके अंदर हम जो है शिशुनाग है, और नंद वंश जिसमें है आपके महापदम नंद और आपके गणानंद, ये आपके जो है इनके प्रमुख शासक थे। अब देखिए पहला हम ले रहे हैं हर्यक वंश जिसके अंदर आता है बिंबिसार और अजातशत्रु। तो देखिए बिंबिसार के बारे में जो पॉइंट है वो देखिए आप, इनका जो है शासन काल वगैरह देखिए 544 से लेकर 492 ईसा पूर्व। ठीक है, तो यह बुद्ध का समकालीन शासक था, यानी यह बुद्ध का जो है समकालीन शासक था। यह एक बहुत ही ज्यादा प्रतापी और जो है आपके हिम्मत वाला जो है ये शासक वाला था, हिम्मत वाला जो है एक शासक था। अब देखिए इसका उपनाम श्रेणिक था। किसका उपनाम श्रेणिक था? बिंबिसार का जो उपनाम है वो था आपके श्रेणिक। ठीक है, इसने गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाया था। किसको? गिरिव्रज को जो है अपनी राजधानी बनाया था। इसने वैवाहिक संबंधों के आधार पर जो है अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया था, यानी जो वैवाहिक संबंध थे उसके आधार पर जो है अपनी स्थिति को उसने मजबूत बनाया था, सुदृढ़ बनाया था। अब देख इसकी प्रथम पत्नी जिसका नाम था आपकी कौशल देवी, क्या नाम था साथियों? कौशल देवी, जो कि राजा प्रसेनजीत की बहन थी। किसकी? राजा प्रसेनजीत की बहन थी। और उन्होंने जो है बिंबिसार को जो है दहेज में क्या दिया था? काशी का प्रांत दिया था। ठीक है, काशी का प्रांत किसको मिला था? आपके बिंबिसार को मिला था। किसके कारण? क्योंकि राजा जो प्रसेनजीत था, ठीक है, उसकी बहन थी कौन? कौशल देवी। और कौशल देवी कौन थी? आपके बिंबिसार की जो है प्रथम पत्नी थी। अब देखिए दूसरी पत्नी वैशाली, दूसरी पत्नी वैशाली के लिच्छवी प्रमुख, ठीक है, दूसरी पत्नी वैशाली के जो लिच्छवी प्रमुख चेटक की जो है बहन चेलना, ठीक है, चेलना थी। ये कौन थी? चेलना थी। ठीक है, जिसने अजातशत्रु को जन्म दिया था। जिसने किसको जन्म दिया था? अजातशत्रु को जो है जन्म दिया था। तो अजातशत्रु की जो मां थी चेलना। ठीक है, अब देखिए तीसरी पत्नी शेमा पंजाब की जो है राजकुमारी थी, या भद्र की जो है राजकुमारी थी। कौन? शेमा जो थी आपके पंजाब की राजकुमारी थी, जिसने भी इसने बिंबिसार की जो है पत्नी बनी थी। बिंबिसार ने जो है इसको अपनी तीसरी पत्नी के रूप में जो है स्वीकार किया था। नेक्स्ट देखिए चौथा, बिंबिसार ने विदेह की राजकुमारी वासवी के साथ भी विवाह किया था। तो देखिए ये जो अपनी इसके वैवाहिक संबंध थे, तो ये वैवाहिक संबंध थे कहीं ना कहीं जो है बड़े बड़े पद जो थे, बड़े बड़े जो शासक थे उनके साथ जो है इनका संबंध था। ठीक है, तो उस वजह से जो है इसने अपनी स्थिति को जो है सुदृढ़ बना दिया था। अब देखिए बिंबिसार ने मत्स्य पुराण में बिंबिसार को शत्रुजस, क्या है? शत्रुजस तथा जैन साहित्य में श्रेणिका भी कहा जाता है। ठीक है, कहा गया है। तो मैंने यहां पर भी बताया था श्रेणिक आपके, ठीक है, तो इनको जो है आपके मत्स्य पुराण में जो है शत्रुजस तथा और क्या नाम था दूसरा? श्रेणिक भी कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अंग राज्य को जीतकर इसने अपने पुत्र अजातशत्रु को जो है वहां का शासक बना दिया था। लेकिन अभी क्लाइमैक्स जो है बाकी है साथियों, पूरा देखिएगा। अब अजातशत्रु के बारे में देखिए, बहुत ही शानदार पॉइंट आ रहा है इसके अंदर जो है। अब देखिए अजातशत्रु जो है 492 से लेकर 460 जो है ईसा पूर्व इसका जो है ये माना जाता है शासनकाल। अब देखिए इसने जो है अपने पिता की हत्या करके जो है इसने मगध साम्राज्य को जो है मगध साम्राज्य के अंदर जो है यह शासक बन गया था। कौन? अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु ने जो है अपने पिता बिंबिसार की जो है हत्या कर दी थी और वहां का जो है खुद शासक बन गया था मगध का। अब देखिए अपनी साम्राज्यवादी नीति के कारण जो है
अजातशत्रु ने जो है काशी व वजीसन को मगध में मिलाया था। काशी और जो वजीसन है इसको किसके अंदर मिलाया था? मगध के अंदर जो मिला लिया था। और उसके मंत्री जिसका नाम था वसंकार, क्या नाम था? वसंकार द्वारा वैशाली के लिच्छवियों में फूट डालने के कारण ही अजातशत्रु जो है वजीसन पर जीत पाया था या विजय प्राप्त कर सका था। नेक्स्ट देखिए, इस युद्ध में उसने देखिए ये पॉइंट आपके इंपोर्टेंट है, कौन कौन से हथियार यूज किए थे? तो देखिए इस युद्ध में उसने जो है रथमुसल तथा महाशिला कटक, ठीक है, रथमुसल तथा महाशिला कटक जैसे हथियारों का प्रयोग किया था। किसने? अजातशत्रु ने। अब देखिए लिच्छवियों के आक्रमण से सुरक्षा के लिए उसने अपनी राजगृह में जो है सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। किससे बचने के लिए? लिच्छवियों का जो आक्रमण होता है उससे बचने के लिए। अब देखिए इसने 413 ईस्वी पूर्व में जो है राजगृह की जो सप्तपर्णी राजगुफा है, सप्तपर्णी जो कि राजगृह के अंदर आती है, ये सप्तपर्णी जो गुफा है इसके अंदर प्रथम बौद्ध संगीति का निर्माण करवाया था। और जिसमें बुद्ध की शिक्षाओं को जो है सुत्त पिटक तथा विनय पिटक के अंदर जो है इनको विभाजित किया था। किसको? बुद्ध की जो शिक्षाएं थी उसको जो है इसने सुत्त पिटक तथा विनय पिटक में बांटा था, ठीक है, या विभाजित किया था। किसके दौरान? आपकी सप्तपर्णी जो गुफा थी उसके अंदर प्रथम बौद्ध संगीति का जो है आयोजन करवाया था अजातशत्रु ने उस दौरान, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है थे आपके सामने रखे हैं, जो एग्जाम में पूछे भी गए हैं साथियों, और एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। इसलिए आपको जो है इन पॉइंट्स का स्क्रीनशॉट ले लेना है, या अगर आप पेन कॉपी लेके बैठे हैं तो इनको जरूर लिख लेना वीडियो को पॉज करके साथियों। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने लेके आ रहा हूं, उससे पहले जो है एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी। तो अब हम जो है नेक्स्ट जो है उदयन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए उदयन का जो है आपके 460 से लेकर 440 ईसा पूर्व जो है इसका आपके शासन काल माना जाता है। देखिए उदयन ने गंगा एवं सोन, ठीक है, गंगा व सोन नदियों के संगम पर जो है पाटलिपुत्र यानी कुसुमपुरा नामक नगर की स्थापना किसने की थी? उदयन ने जो है पाटलिपुत्र नामक जो है नगर की स्थापना की थी, जिसको कुसुमपुरा के नाम से भी जाना जाता है। देखिए राजगृह से अपनी राजधानी पाटलिपुत्र इन्होंने जो है स्थापित की थी, किसने? उदयन ने, ठीक है। फिर देखिए उदयन के बाद अनिरुद्ध, ये देखो इनके बाद जो कौन कौन से शासक आए थे? अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक ने जो है 412 ईस्वी पूर्व तक अपना जो शासन स्थापित किया था या शासन जो है किया था साथियों, ठीक है। यहाँ पर जो है ये पॉइंट जो है आपके एग्जाम में जो है पूछने लायक है, इसलिए आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या इसको अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं शिशुनाग वंश की, ठीक है। तो शिशुनाग वंश के अंदर देखिए आप, शिशुनाग ने अवंती यानी प्रबोध तथा वत्स राज्य पर अधिकार कर उन्हें मगध साम्राज्य में स्थापित किया था। किस किस को? अवंती और वत्स, ये दोनों याद रखने आपको। अवंती और वत्स राज्य पर जो है अधिकार करके उसको मगध के अंदर मिला लिया था। काला अशोक के बारे में अब इसके अंदर बात करते हैं, इसके अंडर आता है जिसको काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। इसके शासनकाल में 383 ईस्वी पूर्व, 383 ईसा पूर्व जो है वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति की बात हो गई थी हमारे, ठीक है। अब द्वितीय बौद्ध संगीति, ठीक है, का आयोजन किया गया, जिसमें बौद्ध संघ में विभेद उत्पन्न करने के लिए, विभेद उत्पन्न होने के कारण जो है बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में विभक्त हो गया था। क्यों? बौद्ध संघ था उसके अंदर जो है विभेद उत्पन्न हो गया था, या जो है उत्पन्न हो गया था, और उसके कारण जो है ये दो संघों में जो है, दो संप्रदायों में जो है ये संघ विभाजित हो गया था। कौन कौन सा? स्थविर और महासंघिक, स्थविर और महासंघिक। तो देखिए परंपरागत जो नियम होते हैं उसमें आस्था रखने वाले जो भिक्षु हैं उन्हें स्थविर कहा गया। जो परंपरागत नियम है, जो परंपरागत जो आपके रूल्स बनाए गए हैं, जो कंटिन्यू, ठीक है, तो उसके अंदर जो आस्था रखते हैं अपनी, ठीक है, वो जो भिक्षु थे उनको जो है स्थविर कहा गया। क्या कहा गया? स्थविर कहा गया। और जिन भिक्षुओं ने बौद्ध संघ में कुछ नए नियमों को शामिल किया वे महासांगिक कहलाए। क्या कहलाए? महासांगिक कहलाए। ये दोनों आपको याद रखने हैं, ठीक है। परंपरागत जो नियम बनाए गए होते हैं उसके अंदर आस्था रखने वाले जो भिक्षु थे उस टाइम, उनको तो जो है आपके स्थविर के नाम से जाना गया, जबकि उन नियमों के अंदर जो बदलाव करने थे या जो जिन्होंने भी नए
जो नियम थे, रूल्स जो थे उसके अंदर जो जोड़े थे, उनको जो है महासंघी के नाम से जाना गया। ठीक है। नंदीवर्धन जो है आपके शिशुनाग वंश का अंतिम राजा था। पूछ लिया गया है एग्जाम में ये क्वेश्चन कि शिशुनाग वंश का जो है अंतिम शासक कौन था। तो ठीक है, आपको याद रखना है नंदीवर्धन। ठीक है, ये आपको इसका लास्ट जो है पॉइंट याद रखना है। फिर देखते हैं हम नंद वंश के बारे में। तो देखिए, इस वंश का शासक महापद्म नंद था। कौन? महापद्म नंद था। ठीक है। फिर देखिए, पुराणों में उसे कली का अंश, देखो कुछ मैं बता रहा हूं पॉइंट्स जो आपके सामने, पुराणों के अंदर जो है इसे कली का वंश, क्षत्रियों का नाश करने वाला, यानी सर्वशत्रांत। तो ये दोनों के दोनों जो है इसको नाम दिए गए थे। कौन कौन से? कली का अंश या आपके क्षत्रियों का नाश करने वाला, जिसको सत्रांत तक कहा जाता है। सभी क्षत्रिय और अंतक, यानी जिसका अंत करने वाला हो। ठीक है। फिर देखिए, तथा दूसरे परशुराम का अवतार भी माना जाता है, क्योंकि इन्होंने जो है क्षत्रियों का जो है नाश किया था, इसलिए जो है इसको परशुराम का अवतार भी कहा गया था। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम इसी के अंदर, इन्होंने जो है एक राट और एक छत्र की जो है उपाधि धारण की थी। एक राट और एक छत्र की जो है उपाधि धारण की थी। खारवेल के हाथीकुपा अभिलेख में जो उसकी कलिंग विजय का जो है पता चलता है। हाथीकुपा अभिलेख है जो उसके अंदर जो है आपके इसके कलिंग विजय जो है उसके बारे में जो है पता चलता है, उसके अंदर हमें देखने को मिला था। यह कलिंग से जिनसेन की जो है प्रतिमा उठा कर लेकर आया गया था। ठीक है, जिनसेन की प्रतिमा थी आपके कलिंग के अंदर, वो ये उठा कर लेके आ गया था। इसने कलिंग में नहर का भी निर्माण करवाया था। ठीक है। फिर देखिए, गणानंद, ये पॉइंट आपको याद रखना है। गणानंद जो है नंदवंश का अंतिम राजा था। तो नंदवंश का अंतिम राजा अगर आपको पूछ ले जाए, शासक पूछ ले जाए, तो आप बताएंगे कौन था? गणानंद। अब देखिए, यूनानी लेखों में इसे अग्रमीज कहा गया था। यूनानी जो लेख थे उसके अंदर इसको अग्रमीज के नाम से जाना गया था। 322 ईसा पूर्व में जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने गणानंद की हत्या कर दी थी। कब की थी? 322 ईसा पूर्व में जो है इन्होंने गणानंद की हत्या कर दी थी और मौर्य साम्राज्य की जो है स्थापना की थी। तो यहां से जो है नंदवंश का जो है अंतिम ये समाप्ति हो गई थी। इसके बाद जो मौर्य जो वंश था, मौर्य जो साम्राज्य था, उसकी स्थापना कर दी गई थी। वर्ष, अब देखिए, वर्ष, उपवर्ष, पाणिनि, कात्यायन, वरुचि तथा नंदकालीन पाटलिपुत्र के जो है विख्यात विद्वान थे। ठीक है, ये आपके पाटलिपुत्र के जो है प्रमुख जो है आपके विख्यात, आप मान सकते विद्वान थे, उनके नाम थे। अब देखते हैं हम नेक्स्ट हम जो है शुंग वंश के बारे में। तो देखिए, इसकी स्थापना 185 ईसा पूर्व में जो है पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी, शुंग वंश की। ठीक है। फिर देखिए, यह मौर्य राजा बृहस्पति, यहां जो है मौर्य राजा बृहस्पति का जो है प्रधान सेनापति था। कौन था? आपके पुष्यमित्र शुंग। मौर्य वंश के बाद शुंग वंश शासन में आया था और शुंगों ने जो है, शुंग वंश के जो लोग थे, शुंगों ने जो है 185 ईसा पूर्व से जो है 73 पूर्व तक, यानी 112 वर्ष तक जो है इन्होंने शासन किया था। कितने वर्षों तक? 112 वर्षों तक शुंगों ने जो है शासन किया था। शुंग उज्जैन प्रदेश के थे। ये संभवतः जो है शुंग आपके उज्जैन प्रदेश के माने जाते हैं। पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में पहली घटना कौन सी थी? तो याद रखना, विदर्भ के साथ उसका युद्ध का होना जो है पहली घटना थी। किसके शासन काल में? पुष्यमित्र के शासन काल में पहली घटना थी विदर्भ के साथ उसका युद्ध होना। इस समय यज्ञसेन विदर्भ का शासक था और वो मौर्य की राज्यसभा के एक मंत्री का संबंधी था। साथियों, याद रखना है, पुष्यमित्र का पुत्र का नाम क्या है? अग्निमित्र। ठीक है। तो पुष्यमित्र के पुत्र अग्निमित्र ने जो है यज्ञसेन को हराकर विदर्भ को अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था। ठीक है। किसको हराकर किया था? यज्ञसेन जो था उसको हराकर विदर्भ को अपनी सेना के अंदर शामिल कर लिया था, अपने साम्राज्य के अंदर उसको शामिल कर लिया था। फिर देखिए, पुष्यमित्र ने यवनों के आक्रमण के बाद अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था। कब? यवनों के आक्रमण के बाद। ठीक है। कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम, क्या नाम था? मालविका अग्निमित्रम। ठीक है, नामक संस्कृत नाटक में यह उल्लेख है कि वसुमित्र ने यवनों को सिंधु नदी के तट पर
पराजित किया था। ठीक है, वसुमित्र था, उन्होंने जो है यमुना को सिंधु नदी के तट पर जो है पराजित किया था, हराया था। पुष्यमित्र ने 36 वर्षों तक, कब तक? 36 वर्षों तक जो है शासन किया था। और उसके बाद उसका पुत्र अग्निमित्र 148 ईसा पूर्व में जो है गद्दी पर बैठा था। कौन? अग्निमित्र। कब? 148 ईसा पूर्व में। अब देखिए लास्ट पॉइंट बचा इसका कि इसका अंतिम शासक अगर आपको पूछ लिया जाए तो इसका नाम था देवभूति। इसका अंतिम शासक था आपके देवभूति शुंग वंश का, जिसकी 72 ईस्वी पूर्व में जो है उसके मंत्री वासुदेव कर्ण ने हत्या करके किस वंश की स्थापना कर दी थी? कर्ण वंश की हत्या कर दी थी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं शुंग वंश से रिलेटेड। और इस जो है इस पॉइंट्स में जो है आप इस जो है जो भी आपके सामने जो मैंने स्लाइड रखी है इसके अंदर जो जो पॉइंट है वो जरूर अपने पास आप जो है नोट डाउन करना। एग्जाम में जरूर आपको जो है ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और जो है आप वहां पर जो है इसको जो वहां पर जो है आप इजीली फाइट कर पाएंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर लास्ट हम जो है 2 वंश बचे उसके बारे में डिस्कस करते हैं साथियों। तो साथियों अब जो लास्ट हमारे पास वंश बचा है वो है आपका सातवाहन वंश। तो देखिए यह हिंदू धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, सातवाहन वंश के जो लोग थे वे आपके हिंदू धर्म के अनुयायी थे। इन्होंने अनेक चैत्य व विहार बनवाए थे। किन्होंने? चैत्य और विहार बनवाए। पुराणों में सातवाहन शासक जो थे, सातवाहन जो शासक थे उनको पुराणों में जो है आंध्र जातीय या आंध्र भृत्य भी कहा जाता था। ठीक है, आंध्र जातीय या आंध्र भृत्य, ठीक है भाई, भी कहा गया। इस वंश का संस्थापक कौन था? शिमुक या शिमुक था। ठीक है, ये दोनों नाम आपको इनमें से कोई एक नाम जो है देखने को मिल जाएगा था। इसकी राजधानी जो है पैठन या प्रतिष्ठान थी। पैठन या प्रतिष्ठान किसकी राजधानी है साथियों? सातवाहन वंश की जो है राजधानी है। शिमुक, यहां पर शिमुक के पश्चात जो है उसका भाई कृष्णा और उसके बाद श्री सातकर्णी प्रथम जो है गद्दी पर बैठा था। कौन? श्री सातकर्णी प्रथम, ठीक है, जो है गद्दी पर बैठा था। श्री सातकर्णी प्रथम ने जो है 2 अश्वमेघ यज्ञ तथा एक राजसूय यज्ञ करवाया था। ठीक है, 2 अश्वमेघ यज्ञ और एक राजसूय यज्ञ करवाया था। नानाघाट और नायनिका अभिलेखों से सातकर्णी प्रथम की उपलब्धियां कौन कौन सी थी उसके बारे में पता चलता है साथियों। अगर आपको पूछ लिया जाए कि श्री सातकर्णी प्रथम की जो है उपलब्धियों के बारे में जो है किस अभिलेख से पता चलता है तो आप बताएंगे नानाघाट और नायनिका। ठीक है, उसके बाद देखिए श्री सातकर्णी प्रथम को जो है दक्षिणापथ का स्वामी भी कहा जाता है। कहां का? दक्षिणापथ का जो है स्वामी भी कहा जाता है श्री सातकर्णी प्रथम को। ठीक है, इनका नाम सांची स्तूप के एक द्वार के बाहर भी जो है आपको लिखा हुआ मिल जाएगा साथियों। श्री सातकर्णी प्रथम का जो नाम है आपके एक सांची की स्तूप जो है उसके एक द्वार के बाहर भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा साथियों। सातवाहनों का एक राजा हुआ था, 17वां राजा, जिसका नाम था हाल या शालिवाहन। सातवाहन वंश जो थे उसमें 17वां जो राजा था उसका नाम था हाल या शालिवाहन। उन्होंने जो है प्राकृत में एक पहले देखिए आपकी जो वे हाल थे जिनका नाम था हाल या शालिवाहन, तो वे एक विद्वान और कवि थे साथियों। इन्होंने ही जो है प्राकृत में, याद रखना, गाथा सप्तशती की जो है रचना की थी। किसकी? गाथा सप्तशती की जो है रचना की थी, जिसमें ग्रामीण जीवन की जो है मनोहर झलकियां है उसके बारे में हमें जो है पता चलता है साथियों। तो यहां पर हमने जो है महाजनपदकालीन भारत और मगध साम्राज्य से संबंधित जो भी इंपोर्टेंट फैक्ट थे या जो क्वेश्चन थे आपके सामने रखे हैं, पॉइंट थे वो आपके सामने डिस्कस किए हैं साथियों। अगर फिर भी कोई पॉइंट छूट गए हैं तो उसके लिए मैं समझ चाहता हूं आपके सामने जो है। अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट छूटा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, उसको भी जो है डिस्कस करने के लिए मैं अलग से वीडियो आपके लिए जरूर बनाऊंगा। लेकिन अभी इन दिनों जो है मेरा छोटा वीडियो बनाने का रीजन यही है कि एग्जाम बहुत नजदीक है और उससे पहले हमें जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट को पढ़कर जो है अपने इस टाइम को जो है मैनेज करना है और वापस रिपीटेशन का भी एक बार हमें टाइम देना है साथियों। आप हमें जो है फेसबुक और आप जो है हमें इंस्टाग्राम पर जो है एनवीरा एजुकेशन लिखकर सर्च कीजिए और हमें जो है आप फॉलो कर सकते हैं साथियों। ठीक है, एनवीरा एजुकेशन लिखिए आप फेसबुक या
इंस्टाग्राम के ऊपर, और हमारे पेज को आप फॉलो जरूर करें। वहां पर डेली टू डेली आपको जो है नए क्वेश्चन का जो है इमेज आपको देखने को मिल जाएगा, और आप जो है बहुत सारी नई जो अपडेट्स होती है एग्जाम से रिलेटेड वो वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप प्रत्येक जो चैप्टर की जो है आप जो है पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, ये टेस्ट सीरीज की जो मॉक टेस्ट सीरीज आप जो भी बोले उनकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमें टेलीग्राम पर भी जो है एनवीडिया एजुकेशन सर्च करके जरूर हमारे साथ जुड़े साथियों। एनवीडिया एजुकेशन सर्च करें और हमारे साथ जरूर जुड़ें। अगर आप जो है व्हाट्सएप यूजर हैं, तो आप व्हाट्सएप तो यूजर हैं ही आप, तो आप हमारे जो है व्हाट्सएप का जो स्टडी ग्रुप है उसके अंदर अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर जो है अपना नाम और सिटी लिखकर भेज दीजिए साथियों, 8306101800। इस नंबर पर जो है आप अपना नाम और अपना सिटी लिखकर आप हमें जो है सेंड कर दीजिए। आप हमारे स्टडी ग्रुप के अंदर भी जुड़ सकते हैं, और वहां पर भी आपको बहुत सारी नई जो स्टडी मटेरियल्स है वो आपको एकदम फ्री प्रोवाइड करवाई जाएगी। अगर आप जो है हमारे ऐप को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर के ऊपर जो है हमें एनवीरा क्विज के नाम से जो है हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और विभिन्न प्रकार की भर्तियों से संबंधित जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स और उनके जो टेस्ट सीरीज है वो वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, तैयारी के लिए जो है हमारी क्लासेज एनी टाइम जो है हमारी टीम वर्क कर रही है साथियों, और आपके लिए हमेशा के लिए जो है कई सारे एग्जाम्स के लिए जो है मॉडल पेपर भी तैयार कर रही है, जो आपको जो है हमारे चैनल के ऊपर और हमारे टेलीग्राम चैनल के जो या हमारे व्हाट्सएप का जो ग्रुप है वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा साथियों। इन्हीं के साथ मैं संपत लीलर आपसे अलविदा लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।